हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ठीक है अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 12 जो कि दिनांक 29/1/2023 को कराया गया था। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन अभी तक मेरे द्वारा नहीं दिया गया। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस तरह पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, इसको तो आप लोग देखिएगा पूरा, और साथ ही इसमें सारे फैक्ट में प्रश्नों से संबंधित आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, और जो भी नए हैं दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उससे अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर हर रविवार को आपको प्रश्न पत्र मिलता है, जिसके माध्यम से आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलता है। साथ ही एक यूकेपीएससी के पैटर्न पर ठीक है एक प्रश्न पत्र आपको प्रत्येक रविवार को उपलब्ध होता है। साथ ही यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रॉल करने से सारे जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं टोटल 12 के 12 आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट के 40 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो पहले के 60 प्रश्न है। ठीक है, तो देखो प्रश्न संख्या 61वां जो इसमें था क्या था, कुड़िंद मुद्राओं की लिपि क्या है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, खरोष्टी या फिर विकल्प ए व सी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, विकल्प ए व सी दोनों। देखो कुड़िंद मुद्राएं जो कि 3 प्रकार की हैं। ठीक है, 3 प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अमोघ भूति प्रकार। ठीक है, दूसरा आता है देखो अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरा आता है छत्रेश्वर प्रकार। तो जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में है, और उनमें रजत और ताम्र दोनों धातु का प्रयोग किया गया। ठीक है, यदि आपसे धातु पूछेगा, देखो धातु रजत और ताम्र दोनों का प्रयोग उसके द्वारा किया गया अमोघ भूति के द्वारा। लेकिन जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं वो केवल ताम्र धातु की हैं। ठीक है, और उनमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों का प्रयोग किसमें मिलता है, अमोघ भूति प्रकार में। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 62वां क्या कहता है, निम्नांकित में से किसके द्वारा डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन जो कि शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, तो किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जयानंद भारती के द्वारा किया गया था, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, जयानंद भारती कहाँ के हैं, पौड़ी की। ठीक है, तो इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ ही 1928 के 1930 के आसपास लगभग ये हुआ था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन, इसका नेतृत्व जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस वर्ष बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न करने की शपथ ली गई थी। ठीक है, तो किस वर्ष ली गई थी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस 1921 में इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 1921 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर ठीक है कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, और वहां पर सारे जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे वो नदी में बहा दिए थे। ठीक है, तो 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार जो प्रथा कुमाऊं में चल रही थी, कुली बेगार प्रथा, उसको न करने की शपथ ली गई थी। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन यहीं पर शुरू होता है। इसके अलावा देखो एक और चीज यदि आप देखते हैं, सबसे पहला कुली बेगार का जो इसका विरोध करने का सबसे पहला एक खव्याड़ी गांव, ठीक है, जो कि लमगड़ा के आसपास पड़ता है, वहां पर इसका पहला प्रमाण देखने को मिलता है। कब, 1903 में। ठीक है, 1903 का मिलता है, ध्यान रखिएगा 1903 का। तो ये पहले पूछा भी गया। ठीक है, अगला है देखो चंद काल में कृषि दासों को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो चंद काल में कृषि दास, ठीक है, कृषि दासों को किस नाम से संबोधित किया जाता, कैनी। ठीक है, हालांकि ये सारे जो हैं ये खेती से संबंधित ही पद हैं, जो भी यहाँ पर पद दिए गए हैं सारे के सारे पद खेती से संबंधित है। ठीक है, खाईकर और सिरतान क्या थे, जो राजा, क्योंकि चंदकाल में राजा ही भूमि का सर्वोच्च स्वामी होता था। ठीक है, और वो खाईकर और सिरतान को उक्त भूमि को उसमें खेती करने के लिए ठीक है प्रदान करता था, जो राजा को टैक्स प्रदान करते थे। खाईकर वो होते जो खाने का कर, देखो खाईकर मतलब खाने का कर। ठीक है, कर किस रूप में, अनाज के रूप में या फिर नकद रूप में। ठीक है, तो जो खाईकर थे वो अनाज या नकद रूप दोनों में कर देते थे। लेकिन सिरतान कौन थे, जो केवल नकद, ठीक है, ये केवल नकद कर देते थे। ठीक है, केवल नकद में देते थे। ठीक है, नकद में ये देते थे, ये ध्यान रखना आपने। इसके अलावा जो थातवान थे, ठीक है, थातवान थे, ये जो खाईकर और सिरतान है इनसे थोड़ा उच्च श्रेणी के होते हैं। ठीक है, खाईकर और सिरतान थातवान को करते थे और थातवान के माध्यम से राजा तक पहुंचता था। ठीक है, तो थातवान कौन थे, कर वसूलने वाले। ठीक है, थातवान कौन था, कर वसूलने वाले।
ठीक है। इसके अलावा जो कैनी थी, ये कैनी जो थी ये थी कृषिदास, ठीक है। इनका प्रमुख कार्य क्या था, जो कैनी थी ये खायकर और सिरतान से जो भी, ठीक है, वसूली की गई है उसको, जो मतलब गल्ला छहाड़ा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, गल्ला छहाड़ा यानी कि भूमि का उपज का छठवां हिस्सा चंद शासक कर के रूप में लेते थे, ठीक है। उसको वसूलने के पश्चात कैनी जो कि कृषिदास से, इनके माध्यम से उसको राज दरबार तक पहुंचाया जाता, ठीक है, राज दरबार तक। किसके माध्यम से, कैनी के माध्यम से, ठीक है। तो कृषिदास इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न देखो 65वां क्वेश्चन है, प्रतापी शासक अमोघ भूति निम्नांकित में से किस वंश से संबंधित रहा है, ठीक है। तो किस वंश से संबंधित रहा, देखो कत्यूरी वंश, चंद वंश, पर्वताकार वंश या फिर कुड़िंद वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कुड़िंद वंश, ठीक है। तो कुड़िंद वंश से संबंधित रहा है कौन, प्रतापी शासक अमोघ भूति, जो कि कुड़िंद वंश से संबंधित रहा है, ठीक है। और इसकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार इसकी मुद्राएं जो कि ताम्र और रजत धातु की हैं। साथ ही देखो अमोघ भूति एक सबसे महत्वपूर्ण शासक कुलिंद वंश का था, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक था कुलिंद वंश का। और इसकी मुद्राओं में कुलिंद वंश जो अमोघ भूति है, ठीक है, अमोघ भूति की मुद्राओं में उसके लिए राज कुड़िंदस अमोघ भूतिस महाराजस का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये नाम किस का उसके संबंध में उल्लेख इसके बारे में किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रतापी शासक अमोघ भूति किस वंश से संबंधित रहा है, कुड़िंद वंश से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के मध्य नहीं है, ठीक है। यानी कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से दर्रे इसमें से हैं और कौन सा नहीं है, ये हमें बताना कि कौन सा नहीं है, ठीक है। लिपुलेख है बिल्कुल, जयंती भी है, नबीधुरा भी है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, बाराहोती कहाँ पड़ता है, चमोली प्लस पिथौरागढ़, ठीक है। बाराहोती कहाँ पड़ता है, चमोली प्लस पिथौरागढ़ के मध्य पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, ठीक है। यहां पर देखो जल प्रवाह पूछा गया, यानी कि सर्वाधिक जल राशि, ठीक है। सर्वाधिक जल राशि वाली नदी यदि देखें कौन सी है, अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है। कहां पर, देवप्रयाग में होता है दोनों का संगम, और यहां से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में देखो अलकनंदा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अलकनंदा के पश्चात भागीरथी में मिलने के पश्चात आगे गंगा के नाम से बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो भागीरथी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, ये होता है गोमुख से, ठीक है। गोमुख से होता है भागीरथी नदी का उद्गम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोमुख यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और साथ ही काली नदी कहाँ से निकलती है, काला पानी, ठीक है, काला पानी से निकलती है काली नदी। और एक और है टॉन्स नदी, टॉन्स नदी दो शाखाओं में निकलती है, ठीक है। टॉन्स नदी की दो शाखाएं, एक है सुपिन, ठीक है, सुपिन, और एक है रूपिन, ठीक है, रूपिन। ये दोनों कहाँ पर, नटवाड़ में मिलती हैं। नटवाड़ में संगम करने के पश्चात टॉन्स नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो सर्वाधिक लंबी यदि नदी पूछता है, सर्वाधिक लंबी कौन सी है, काली नदी, ठीक है, सर्वाधिक लंबी, ठीक है, या फिर सर्वाधिक प्रवाह पथ, या फिर प्रवाह पथ, ठीक है। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी भी कौन सी है, काली नदी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछता देखो काली नदी की लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर, ठीक है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो किसे राज्य का प्रथम नृजातीय समूह माना जाता है। तो प्रश्न है किसे राज्य का प्रथम नृजातीय समूह माना जाता है, ठीक है। कि तो किसे माना जाता है, देखो किरात को, कोल को, खस को या फिर भोटिया को, ठीक है। तो कौन है, कोल, ठीक है। कोलों को राज्य का प्रथम निर्जातीय समूह, या फिर पहले यहाँ की जाति, ठीक है, यहाँ की पहली प्रजाति, या यहाँ के आदि निवासी, ठीक है। चर्चा करें यदि उत्तराखंड के प्रथम आदि निवासी कौन है, तो कौन है, कोल हैं, और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। किरात उसके पश्चात आए थे। कोलों में देखो एक कुमार कुमारी ग्रह, ठीक है, एक प्रथा थी कुमार कुमारी ग्रह, ठीक है, किस में थी, कोलों में थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुमार कुमारी ग्रह जो कि कोलों में थी। इसके अलावा देखो किरात जो कि इसके पश्चात यहाँ पर आए थे, ठीक है। किरातों को किस शब्द से संबोधित किया गया है, भिल्ल शब्द से, ठीक है, इनके लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आते हैं देखो खस, खसों में अनेक प्रकार की प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, सामाजिक प्रथाएं, जिसमें देखो घर जमाई, ठीक है, जठेला, टेकुआ, ठीक है, इस तरह से प्रथाएं इसमें देखने को मिलती हैं। और साथ ही दोस्तों भोटिया जनजाति जो कि जनजाति है, ठीक है, मध्य हिमालय की, उच्च हिमालय की सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या वाली कौन सी है,
घोटिया जनजाति है, ठीक है, जो कि पशुचारण में संलग्न है, हालांकि वर्तमान समय में आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर यहाँ से इस समाज से लोग जाते हैं। तो कई सारे संस्कार, अभी हम परीक्षा वाणी की जो सीरीज चल रही है उसमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उससे आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको पुनः बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर हर संडे को आपको पेपर मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, किन 2 जिला युग्मों पर पिंडारी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है भाई? सबसे पहले तो ये देखो, बागेश्वर और चमोली के मध्य स्थित है, ठीक है। सबसे पहला आंसर इसका ये हो गया, बागेश्वर और चमोली के मध्य पिंडारी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? पिंडर नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिंडर नदी यहाँ से निकलती है, जो कि अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में, ठीक है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है पिंडर नदी, और उसकी सहायक नदी कौन सी है? आटागाड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका देखो पिंडर नदी के बारे में, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलते हैं, ठीक है। और किन 2 जिला युग्मों पर पिंडारी ग्लेशियर स्थित है? चमोली और बागेश्वर, ठीक है। अधिकांश हिस्सा इसका बागेश्वर में आता है, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है देखो गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा है आपका पिंडारी ग्लेशियर, और कुमाऊं का सबसे बड़ा यदि पूछता है तो कौन सा है? मिलम, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा ये है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, और कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी। क्योंकि ये देखो एक चमोली और एक बागेश्वर, चमोली कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में। बागेश्वर कहाँ पड़ता है? कुमाऊं में। इसलिए मिलम क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा है, गंगोत्री गढ़वाल का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का सबसे बड़ा, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। अगला देखो, राज्य के किस जिले में कसनी खर्क बुग्याल स्थित है, ठीक है। कसनी खर्क, इसको मद महेश्वर बुग्याल भी कहा जाता है, ठीक है। मद महेश्वर, मद महेश्वर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के किस जिले में है कसनी खर्क बुग्याल? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 71वां जो प्रश्न है, राज्य के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। यदि आप विभाजन करते हैं, देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एक है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, जो कि पूरी तरह मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगे, ठीक है। ये मैदान में मिलेंगे, देखो मैदान, तराई, ठीक है। ये भी तराई क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपरी तराई क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों हल्के, जैसे शिवालिक के निचले हिस्सों में, ठीक है, जहां पर मुख्यतः शिवालिक के निचले हिस्से, ठीक है, शिवालिक के निचले शिवालिक हिस्से में मिलते हैं। एल्पाइन वन कहां पर मिलते हैं? जो बृहद हिमालय में, ठीक है, बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय, ठीक है, यहां पर मिलते हैं एल्पाइन वन। अब जो वन बसते हैं वो कौन से हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये इसका सही आंसर है। राज्य के मध्य हिमालय क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ का मुख्य वृक्ष क्या है? देखो बांज, ठीक है, बांज वृक्ष है, जैसे देखो काफल के वृक्ष हैं, ये सब इस एरिया के प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। तो बांज वृक्ष भी क्या है? पर्वतीय शीतोष्ण प्रकार का है। पहले क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आगे पूछा जाने का पूरा पूरा इसकी संभावना भी है। अगला देखो प्रश्न संख्या 72 पर पर्वतीय उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है, ठीक है। चाल खाल यानी कि छोटे छोटे गड्ढे खोदना, ठीक है, जिनमें वर्षा जल का संरक्षण हो सके। तो किससे संबंधित है? वर्षा जल के संरक्षण से। तो चाल खाल जो आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया था? सच्चिदानंद भारती, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है, सच्चिदानंद भारती इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी के रहने वाले हैं सच्चिदानंद भारती, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और चाल खाल संबंधित किससे है? देखो वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, वर्षा जल के संरक्षण से। अगला प्रश्न है देखो, निम्नांकित में पश्चिम में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में देखो अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। सोना नदी कहाँ है? पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल। अगला है जो नंदौर, ठीक है, नंदौर कहाँ है? देखो नंदौर पड़ता है नैनीताल, नैनीताल प्लस यूएस नगर, ठीक है, प्लस चंपावत में भी इसका हल्का एरिया आता है, ठीक है। और अगला देखो लास्ट कौन सा है? मसूरी, ठीक है, मसूरी कहाँ पड़ता है? देहरादून, देहरादून में मसूरी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक जिला पता है। तो यदि आपको मैप के अंतर्गत जिला भरना आता है, ठीक है, तो देखो अब जिला हम कैसे चर्चा करेंगे यहाँ पर। इस तरह से हल्का उत्तराखंड का मैप ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये उत्तराखंड का हल्का सा मैप है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। यदि आप चर्चा करते हैं, देखो मसूरी, मसूरी कहाँ पर आएगा? इस रेंज में, ठीक है, ये आएगा मसूरी का एरिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसी में सीधा टिक कर देता हूँ। दूसरा देखो नंदौर कहाँ पर आएगा? आपको इस रेंज में मिलेगा नंदौर, ठीक है, यहाँ पर को मिलेगा। तो देखो ये नंदौर का एरिया हो गया।
तीसरा देखो अस्कोट कहाँ पर मिलेगा, अस्कोट मिलेगा आपको पिथौरागढ़ में, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको अस्कोट। और सोना नदी कहाँ पर मिलेगा आपको, इस एरिया में मिलेगा सोना नदी, ठीक है। तो अब देखो इनमें सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा है, सबसे पश्चिम में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है, मसूरी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य 3 हैं देखो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक है देखो गोविंद वन्यजीव विहार जो कि यहाँ पड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी में। दूसरा देखो केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये पड़ता है चमोली और रुद्रप्रयाग के संयुक्त बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको। और साथ ही एक और पड़ता है कौन सा है, बिनसर, जो कि कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्रम है। तो राज्य में सबसे पश्चिम में स्थित, जो निम्नलिखित में सबसे पश्चिम में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि देहरादून में पड़ता है। और साथ ही राज्य का सबसे छोटा, ये भी आपने ध्यान रखना है अभी, ठीक है, राज्य का सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, नंधौर, नवीनतम, नवीनतम, ठीक है, नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, नंधौर। सर्वाधिक पूर्व में स्थित कौन सा है, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, सर्वाधिक पूर्व में, सर्वाधिक पूर्व में, ठीक है, पूर्व में स्थित कौन सा है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सबसे ज्यादा पूर्व में स्थित है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सोना नदी किस में पड़ता है, देखो पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है, अस्कोट सबसे पूर्व में स्थित है। और साथ ही सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा कौन सा है, मसूरी। और सबसे प्राचीन कौन सा है, ये भी तो पता होना है, ठीक है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सा है, ये है देखो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में, ठीक है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य लिखा कैसे जाता है, देखो अभयारण्य, ठीक है। तो इस कभी भी इसको आप आधा भौ नहीं लिखोगे, ठीक है, पूरा भौ आपने इसके बारे में लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है अब, स्कंद पुराण के किस खंड में वर्तमान कुमाऊं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किस में मिलता है, देखो मानस खंड में, ठीक है, मानस खंड में वर्तमान कुमाऊं का उल्लेख मिलता है। और साथ ही यदि केदार खंड बात करें, ठीक है, केदार खंड में गढ़वाल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उत्तरखंड इन दोनों का संयुक्त रूप हो गया, उत्तरखंड दोनों का संयुक्त रूप है, मानस खंड कुमाऊं और केदार खंड गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो निम्नांकित नदियों में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, देखो सरयू पनार बिल्कुल सही है, सरयू की सहायक नदी पनार सही है, ठीक है, काली और गोरी गंगा बिल्कुल सही है, जौल जीबी, देखो ये कहाँ पर मिलते हैं, काकरे घाट में, ये कहाँ पर मिलते हैं, जौल जीबी में। भागीरथी बिलंगना कहाँ पर मिलती है, पुरानी टिहरी या फिर त्रिहरी या फिर गणेश प्रयाग जिसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अलकनंदा और पूर्वी धौलीगंगा का संगम नहीं होता, ठीक है, अलकनंदा के साथ कौन, पश्चिमी धौलीगंगा, जो कि कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी हो जाएगा 75 का सी। अगला देखो, खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर इस नदी का उद्गम स्थान है। तो किस नदी का उद्गम स्थान है खतलिंग ग्लेशियर, भिलंगना का, अलकनंदा का, बालगंगा का या फिर जलकुर का। तो किसका है, भिलंगना नदी का, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है, भिलंगना नदी का। और किससे संबंधित है ये नदी, भिलंगना नदी, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, गणेश प्रयाग या फिर पुरानी टिहरी में, ठीक है, गणेश प्रयाग या फिर पुरानी टिहरी में इनका मिलन होता है, दोनों का संगम होता है। और यहाँ पर कौन सा, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध इन्हीं के संगम पर बना हुआ है, जो कि पुरानी टिहरी में बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 77, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो देखो 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी, 2021 के दिसंबर में, ठीक है। तो इसके अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किसका है, पौड़ी का, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का, यह है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। लेकिन यदि चर्चा करें नैनीताल की, ठीक है, तो नैनीताल क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, 1% यदि कहीं पर है तो कहां पर है, नैनीताल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है, नैनीताल। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सल्ट की घटना कब घटित हुई थी। सल्ट की घटना जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। और कब घटित हुई थी, 25 अगस्त 1942 को तो सालम क्रांति घटित हुई थी, ठीक है। और 5 सितंबर 1942 को कौन सी हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को
घटना घटित हुई थी कौन सी? सल्ट की घटना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 1942। सल्ट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। सोमेश्वर के आसपास सल्ट पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, कौन कौन इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। तो इस बारे में देखते हैं। तो इस घटना में कुल 4 लोग शहीद हुए थे, ठीक है, जिसमें एक गंगाराम, ठीक है। दूसरे थे देखो खीमादेव, ठीक है, गंगाराम खीमादेव। इसके अलावा देखो चूड़ामणि, ठीक है। चूड़ामणि के अतिरिक्त एक और जो शहीद हुए थे उसमें कौन थे? बहादुर सिंह, ठीक है, बहादुर सिंह। तो कुल 4 इसमें शहीद हुए थे, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सल्ट की घटना कब घटित हुई थी? 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। राज्य में राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राजकीय वेधशाला? देवप्रयाग पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नैनीताल, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है रानीखेत। तो इसमें सही उत्तर कहाँ पर है? नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में स्थापित है। नैनीताल में कहाँ पर? मोनेरा पीक पर, ठीक है, राजकीय वेधशाला स्थापित है, जिसे कि 1961 में मोनेरा पीक पर स्थापित किया गया था, ठीक है। हालांकि स्थापना 1954 में हुई थी और 1954 में बनारस में हुई थी, ठीक है। उसको 1955 में कहाँ पर स्थापित किया गया? शेर का डंडा नैनीताल में, और वहाँ से स्थानांतरित करके उसको 1961 में नैनीताल के मोनेरा पीक पर स्थापित किया गया था, ठीक है। ये सारे फैक्ट इसके बारे में हो गए। और देवप्रयाग में कौन सी है? हिमालयन नक्षत्र वेधशाला, ठीक है। देवप्रयाग में कौन सी है? हिमालयन नक्षत्र वेधशाला, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड में किसे कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है? कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। सही विकल्प क्या है? बद्रीदत्त पांडे। इनके द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखा गया, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखा गया, जेल प्रवास के दौरान 1937 में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा देखो बद्रीदत्त पांडे जो कि मुख्यतः अल्मोड़ा से संबंधित थे, लेकिन इनका जन्म स्थली कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही 1946 में इनके द्वारा उत्तराखंड के लिए पर्वतीय जिलों के लिए, ठीक है, पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग भी की गई थी। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन बी है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद, जो कि कहाँ के हैं? चमोली के रहने वाले, ठीक है। और इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, कुमाऊं परिषद का विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कुमाऊं परिषद गठन कब हुआ था? 1916। और परिषद में विलय कब हुआ? 1926, जो कि सही आंसर है, ठीक है। 1916 में गठन हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो मुख्य उद्देश्य यही था, जो उस समय पर कुली बेगार प्रथा चल रही थी, ठीक है, उसका विरोध करना, उसके विरुद्ध आवाज उठाना और उससे मुक्ति पाना। तो जैसे ही कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, गढ़ पूरे उत्तराखंड में अंत हो गया था, तो उसके पश्चात जो कुमाऊं परिषद है इसका विलय किस में कर दिया गया? अल्मोड़ा कांग्रेस में कर दिया गया, ठीक है। तो इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे। यदि आप लोग देखो परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज देखते हैं, ठीक है, परीक्षावाणी सीरीज यदि आप लोग देखते हैं तो वहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। बहुत बारीकी से वहाँ पर मेरे द्वारा बोर्ड में करवाई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज जो चलाई गई है उससे अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों देखो, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड या फिर राज्य से बाहर भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक जीएस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका, ठीक है। और जीएस के लिए मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है, उसमें देखो द 5 मिनट्स हो, तो रोजाना 5 प्रश्न आपको मिलते हैं उसमें, रोजाना 5 प्रश्न। यदि आप लोग उन्हें देखते हैं तो उसके माध्यम से आपको उसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, विकल्प सहित प्रश्न मिलते हैं, और साथ ही उनका पूरा सॉल्यूशन डिटेल के साथ मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है। रोजाना शाम को 9 बजे उसकी क्लास आती है। अगला देखो, देवगाड़, सुमालीगाड़ आदि जलधाराएं किस मुख्य जलधारा से संबंधित हैं? तो देवगाड़, सुमालीगाड़, ठीक है, या फिर बद्रीगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी की सहायक नदियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है? कोसी से संबंधित है। और कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही रामनगर से शहर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स के आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंडारा ताम्रपत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक से है? तो कंडारा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ललित सूरदेव से, ठीक है। इसके अलावा देखो इसका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी मिलता है, कंडारा ताम्रपत्र, ठीक है। इसके अलावा देखो भूदेव का बागेश्वर शिलालेख है, बसंत देव का कोई शिलालेख नहीं मिलता, लेकिन देसठ देव का मिलता है बालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। ये सब आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और जो कुलसारी अभिलेख मिलता है इसी जगपाल देव का, इसी जतपाल देव का, ठीक है, इसी काल के शासक का एक और अभिलेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सारे इसमें इतिहास मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पंचाचूली पर्वत किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो पंचाचूली पर्वत किस जिले में है?
पंचाचूली पर्वत है पिथौरागढ़ में, ठीक है। 6904 मीटर इसकी हाइट है और किस जिले में है? पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पंचाचूली पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। लेकिन राज्य में सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? चमोली में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, राज्य में सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस जिले में पाई जाती हैं? चमोली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो कहाँ पर लिखी थी महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका? अपने कुमाऊं प्रवास के दौरान सन 1929 में कौसानी में लिखी थी, ठीक है। अनासक्ति आश्रम जहाँ कौसानी में है वहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा अनासक्ति योग टीका लिखी गई थी, ठीक है। और इसी दौरान उनके द्वारा कुमाऊं की यात्रा की गई थी, ठीक है। 14 जून से 2 जुलाई के मध्य कुमाऊं की यात्रा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा और यहीं पर कौसानी में प्रवास के दौरान उनके द्वारा अनासक्ति योग टीका लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो निम्नांकित में गलत युग्म देखो, एप्पल मैन कौन है? इंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। हिमपुत्र कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। धरतीपुत्र कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जो गलत होना है वो बिल्कुल, ठीक है। हिमपुत्र किसको कहा जाता है? हिमपुत्र और धरतीपुत्र, ठीक है। हिमपुत्र प्लस धरतीपुत्र किसको कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को। जो गोविंद बल्लभ पंत है इनको क्या कहा जाता है? हिमालय पुत्र, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को क्या कहा जाता है? हिमालय पुत्र कहा जाता है, ठीक है। एप्पल मैन ऑफ इंडिया इंद्र सिंह बिष्ट बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, यानी कि हिमपुत्र गलत है, ठीक है। हिमपुत्र किसको कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को। और हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को। अगला क्वेश्चन देखो, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है? ठीक है, क्या है? जय बद्री विशाल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या हो जाएगा? जय बद्री विशाल, ठीक है। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? लैंसडाउन में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैंसडाउन में पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, पृथक राज्य की मांग के संबंध में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, पृथक राज्य की मांग के संबंध में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों में हम चेक करते हैं। देखो 1939 है, 1946 है, 1950 है या फिर 1938 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1938। 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में की गई थी, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपके इसमें कवर हो गए। अगला प्रश्न देखो, अगला है 89वां को जो क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया गया है? तो स्कंद पुराण में किस स्थान को, ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ये नया क्वेश्चन होगा, कई सारे बच्चों ने इसको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसको कहा गया? देवप्रयाग को, ठीक है। इसके अलावा इसको और क्या कहा गया है? समस्त तीर्थों का शिरोमणि के अतिरिक्त इसको कहा गया है, देखो, समग्र पापों का विनाशक, ठीक है, समग्र पापों का विनाशक भी इसको कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समग्र पापों का विनाशक भी किसको? देवप्रयाग को कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार पौरव वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, ब्रह्मपुर। इसका सही आंसर क्या है? ब्रह्मपुर, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि किससे संबंधित है? पौरव वंश से, ठीक है, पौरव वंश से संबंधित है। पहले क्वेश्चन बन चुका है। तालेश्वर ये ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसके राजवंश की राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर, ये आपने ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं हम, निम्नांकित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग का हिस्सा नहीं है? ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, तो कुमाऊं यदि आप देखते हैं, पूर्वी कुमाऊं मतलब पिथौरागढ़ चंपावत का एरिया, पश्चिमी कुमाऊं मतलब अल्मोड़ा बागेश्वर का एरिया, ठीक है, और जो कुछ नैनीताल का हिस्सा। इसके अलावा जो मध्य कुमाऊं, मुख्यतः जो मुख्य अल्मोड़ा है, ठीक है, मुख्य जो चंपावत जो मध्य का एरिया, ठीक है, उसमें आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखो इसमें से सौरियाली, सिराली और अस्कोटी तीनों कहाँ हैं? पिथौरागढ़ की बोलियां, ठीक है। तो तीनों कहाँ पर आती हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में। पछाई कहाँ पर आती है? अल्मोड़ा के एरिया की बोली है, ठीक है, और एक इसमें आती है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में, ठीक है, मध्य कुमाऊनी वर्ग में आती है, ठीक है। जो मुख्य कुमाऊनी वर्ग है वहां पर आती है पछाई। अगला क्वेश्चन है, देखो, राज्य में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित है? काशीपुर में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 2011 में, ठीक है। NIT कहाँ पर है? श्रीनगर में NIT है, ठीक है, NIT। और IIT कहाँ पर है? रुड़की में, IIT, ठीक है, कहाँ पर है? रुड़की में। और ये है IIM जो कि कहाँ पर स्थापित है? काशीपुर में स्थापित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 93 देखो,
प्रश्न संख्या 93, राज्य की वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखो कितने प्रतिशत, वन पंचायतों की बात हो रही, ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, 50%, ठीक है। तो 50% आरक्षण जो कि 2008 से दिया जा रहा है। इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण था वो 30%, ठीक है, जिस पर अभी वर्तमान में काफ़ी लंबी एक, ठीक है, पीसीएस प्री के रिजल्ट के पश्चात रिट भी आयोजित हुई थी हाईकोर्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, वन पंचायतों में 50% है और क्षैतिज आरक्षण राज्य सेवाओं में वो है 30%, जिसके लिए रिट पड़ी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष हेनवुड द्वारा देवीधुरा में महापाषाणकालीन समाधियों की खोज की गई थी। तो कब की गई थी, 1856 देवीधुरा में की गई थी महापाषाणकालीन समाधियों की खोज। किसने की थी, हेनवुड ने, ठीक है। यदि इसमें आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा, 1877। इसमें चंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से, चंद्रेश्वर मंदिर जो कि द्वाराहाट में पड़ता है, ठीक है, यहाँ से रिबेट और कारनक ने, ठीक है, रिबेट और कारनक, ठीक है, कारनक ने यहाँ से जो ओखलियाँ हैं उनकी खोज की है, ठीक है, 1877 में रिबेट और कारनक ने चंद्रेश्वर मंदिर से ओखलियों की खोज की है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन नैथान किला किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो किस जिले में, देखो अल्मोड़ा में, ठीक है। गोरखाकालीन नैथान किला किस जिले में, अल्मोड़ा में। यदि सिमलगढ़ किला देखें कहाँ पड़ता है, सिमलगढ़ पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, सिमलगढ़। चंपावत में कौन सा है, बाणासुर, बाणासुर का किला एक। दूसरा कौन सा है, राजबुंगा, ठीक है, राजबुंगा भी कहाँ पड़ता है, ये चंपावत में पड़ता है। बाणासुर कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, ठीक है। सिमलगढ़ कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा में कौन सा है, नैथाना किला। इसके अलावा यदि आप मल्ला महल देखते हैं, खगमरा किला देखते हैं या फिर लाल मंडी किला देखते हैं, ये सारे कहाँ पड़ते हैं, अल्मोड़ा में पड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का संबंध उत्तराखंड से नहीं है। तो उत्तराखंड से कौन सी नदी घाटी नहीं है, यहाँ पर देखो पार्वती नदी घाटी, भिलंगना नदी घाटी, ऋषिगंगा नदी घाटी या फिर यमुना नदी घाटी। तो ये तीनों हैं और पार्वती नदी घाटी नहीं है। ये कहाँ की नदी घाटी है, ये है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नदी घाटी है पार्वती नदी घाटी। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किस हिमालय का हिस्सा है। तो किस हिमालय का हिस्सा है, यह देखो मध्य हिमालय का हिस्सा, ठीक है, मध्य हिमालय का हिस्सा है उत्तराखंड का पामीर, जो कि दूधातोली। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ, देखो आटागाड़ है, वीनू है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी और पश्चिमी नयार, ठीक है। तो कुल 5 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। और कोदियाबगढ़ यहीं पर एक स्थल पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला प्रश्न देखो, कृति नंदा के जागर किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है नंदा के जागर, बसंती बिष्ट के द्वारा, ठीक है। जबकि जागर सम्राट किसको कहा जाता है, प्रीतम भरतवाण को। जागर सम्राट कौन है, प्रीतम भरतवाण। लेकिन नंदा के जागर लिखी किसने है, बसंती बिष्ट ने, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नांकित प्राचीन गुफाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सी गुफा कहाँ पर है, देखो लुएथाप अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्वारका चमोली बिल्कुल सही है। पेटसाल उत्तरकाशी ये गलत है, ठीक है। और फड़कानौली अल्मोड़ा ये भी सही है। पेटसाल कहाँ पड़ती है, ये भी अल्मोड़ा में आती है, ठीक है, अल्मोड़ा। पेटसाल भी अल्मोड़ा में आती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें गलत युग्म क्या है, देखो नौकुचिया ताल जो कि नैनीताल में पड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नौकुचिया ताल कहाँ, नैनीताल में ही आता है। श्यामताल जो कि कहाँ पड़ता है, चंपावत, ठीक है, चंपावत में आता है श्यामला ताल। तीसरा देखो नृसिंह ताल, बिल्कुल चमोली में आता है, ठीक है। और अगला देवरिया ताल जो कि रुद्रप्रयाग में आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि श्यामला ताल चंबोली में नहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लास्ट के 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कवर, ठीक है। लास्ट के 60 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। इसके अलावा देखो अब जो रीजनिंग और जीएस और हिंदी के सवाल हैं, ठीक है, अगला इसका जो पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को अगले 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। देखो आप लोग बताइएगा, यदि आपको बोर्ड में सही लगता था तो बोर्ड में उसको मैं दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों को इसमें सही लग रहा है तो मैं इसमें ही आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए।